हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में दोस्तों इस टाइम चल रही है जूलॉजी। क्लास 12 एग्रीकल्चर की जूलॉजी है। जूलॉजी में दोस्तों 9 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए और ये 10वां चैप्टर है। 10वें चैप्टर का नाम है दोस्तों खरगोश का पाचन। तो दोस्तों, खरगोश के पाचन से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिलेंगे। बस इस वीडियो में 10वां चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिए और लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होता है कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम करते हैं टॉपिक की शुरुआत। देखिए, चैप्टर 10 है। चैप्टर का नाम है खरगोश का पाचन। अब आप समझिए, देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन को पेप्टोन में क्या कह रहा है, यह समझिए। प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने वाले एंजाइम्स का नाम बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है। तो देखिए, प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलेगा दोस्तों, उसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन। क्या हो जाएगा? पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम है वो क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है। अदरवाइज आपकी बुक्स में कोई और एंजाइम मिले तो उसकी मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। आपको यहाँ से ध्यान रखना है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने वाले एंजाइम्स का नाम क्या है, पेप्सिन। ये आधा पा है, पेप्सिन है, ये पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एंजाइम। अब आप समझिए, देखो इसे आपको ट्रिक से याद करना है। देखिए, प्रोटीन में क्या आ रहा है, सबसे पहला अक्षर पी। पेप्टोन में क्या आ रहा है, पहला अक्षर पी। और पेप्सिन में क्या आ रहा है, पहला अक्षर पी। तो जहां तीनों जगह पी मिलेगी वहां आपका आंसर क्या हो जाएगा, पेप्सिन। दोनों जगह क्वेश्चन में पी मिल जाए तो वहां आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिपल पी से पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि खरगोश में कितने प्रकार के दांत होते हैं। हाँ, तो आपको ये बताना है कि खरगोश में दांत हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, और खुल के बताना है कौन कौन से होते हैं। तो आंसर आप समझ लीजिए। देखिए, खरगोश में दांतों की बात करें तो दांत तो होते हैं, देखिए सबसे पहले आप लिखोगे कृंतक। कौन से दांत होते हैं, कृंतक। दूसरे होते हैं अग्रचवर्णक। कौन से होते हैं, अग्र चवर्णक। और तीसरे होते हैं चवर्णक। कौन से, चवर्णक। कृंतक दांत जो होते हैं वो आगे के दांत होते हैं, ये खाने और कुतरने का कार्य करते हैं। अग्र चवर्णक दांतों को जो दाढ़ें होती है मुंह के अंदर वो है, ये क्या करती हैं, ये सिर्फ भोजन को पचाने का काम करती हैं। दाढ़े को ये कह रहा है अग्र चवर्णक। चवर्णक सिर्फ भोजन को चबाने का ये भी काम करता है। अब बात करते हैं कि खरगोश में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो आपको बता दें 28 दांत पाए जाते हैं खरगोश के अंदर। 28 दांत। दांतों की संख्या की बात करें तो 28 बताना है। और दांत कौन कौन से होते हैं, कृंतक आपको बताना है, अग्रचवर्णक बताना है। अग्रचवर्णक, एक मिनट, अग्रचवर्णक बताना है और चवर्णक बताना है, ये आपको दांत बताने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वसा का बसीय अम्ल में, ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है। फिर कह रहा है वसा का बसीय अम्ल में परिवर्तन किस एंजाइम द्वारा होता है। क्वेश्चन क्या है, वसा का बसीय अम्ल में परिवर्तन किस एंजाइम द्वारा होता है। इसका आंसर आपको करेक्ट बताना है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका लाइपेज। क्या हो जाएगा, लाइपेज। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वसा का बसीय अम्ल में परिवर्तन किस एंजाइम द्वारा होता है, लाइपेज एंजाइम द्वारा होता है। दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ मेरी बात को समझिए, मेरी बात को सुनिए। आप क्वेश्चन उतारने के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ तो इसकी मिलनी है। तो सिर्फ आप समझते चलिए, बस सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकने का कार्य करता है कौन। देखिए, रक्त वाहिनी की बात कर रहा है। रक्त वाहिनी में रक्त का मतलब है ब्लड को जमने से रोकने का कार्य करता है। तो कौन करता है ब्लड को जमने से रोकने का कार्य, इसका आंसर आपको बताना है। तो आपको इसका आंसर मैं बता दूं, करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा हेपेरिन। क्या हो जाएगा, हेपेरिन।
हेपेरिन प्रोटीन्स होती है, रक्त परिवहन, रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकने का कार्य कौन करता है? हेपेरिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर देखिए कि यूरिया का संश्लेषण क्या कह रहा है? यूरिया का संश्लेषण शरीर के किस अंग में होता है? तो आपको इसका आंसर बताना है कि यूरिया का संश्लेषण शरीर के किस अंग में होता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे लगा लीजिए क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि यूरिया का संश्लेषण शरीर के किस अंग में होता है? तो वो है बेटा लीवर। लीवर का मतलब है यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। ये आपका आंसर है यकृत, लीवर। ठीक है, यकृत आप ध्यान रखो, हिंदी में बड़ा बड़ा आपको लिख दे रहा हूँ, यकृत आप ध्यान रखिए, लीवर जिसे बोलते हैं लीवर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है कि सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है? खरगोश में, यहाँ आगे लगा लेना खरगोश में, क्योंकि खरगोश की बात हो रही है। तो खरगोश में सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका थोड़ा सा आंसर आपको बताना है कि खरगोश में सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है। तो इसका क्लियर आंसर हो जाएगा आहार नाल के वर्मीफॉर्म। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आहार नाल के वर्मीफॉर्म। आगे एक शब्द और लिखोगे, वर्मीफॉर्म एपेंडिक्स में, वर्मीफॉर्म एपेंडिक्स में। अब आप समझिए, क्वेश्चन को मैं रिवाइज कराता हूँ। देखिए, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा था कि सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है, खरगोश में सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है। तो सेलुलोज के पाचन की बात की थी इसने, तो आपका आंसर हो जाएगा आहार नाल के वर्मीफॉर्म एपेंडिक्स में। आहार नाल के वर्मीफॉर्म एपेंडिक्स में। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, खरगोश के पित्ताशय को निकाल दें तो क्या होगा? इसका आंसर देखिए, समझिए आप, ये कह रहा है कि खरगोश के पित्ताशय को निकाल दें तो क्या होगा। इसका आंसर करेक्ट आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खरगोश के पित्ताशय को निकाल दें तो क्या होगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, देखिए फिर क्या होगा बेटा? वसा का पाचन। किसका? वसा का पाचन क्या होगा? प्रभावित होगा। वसा का पाचन प्रभावित होगा। क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन ये था कि खरगोश के पित्ताशय को निकाल दें तो क्या होगा। इसमें क्या होगा? वसा का पाचन प्रभावित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंसुलिन का क्या कार्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इंसुलिन का क्या कार्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निशान लगा लीजिए आप। इंसुलिन का क्या कार्य है? देखिए, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर, इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत कोशिकाओं में संचित करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत कोशिकाओं में संचित करता है। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, और दूसरा जो टॉपिक आएगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो समझिए। क्वेश्चन है हमारा कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने वाला एंजाइम का नाम। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? पेप्सिन। नेक्स्ट है, खरगोश में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो आपको बताना है कृंतक, अग्र चबड़लक और 28 दांत होते हैं। अगला है, वसा का वसीय अम्ल में परिवर्तन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा लाइपेज एंजाइम द्वारा। लाइपेज क्या है? एंजाइम है। लाइपेज क्या है? एंजाइम है। सभी एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकने का कार्य कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हेपेरिन। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का संश्लेषण शरीर के किस अंग में होता है? यानी जो यूरिया है उसका संश्लेषण बॉडी के किस पार्ट में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत यानी लीवर। अगला क्वेश्चन, सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है? तो सेलुलोज का पाचन होता है खरगोश के आहार नाल वर्मीफॉर्म एपेंडिक्स में। अगला क्वेश्चन है कि खरगोश के पित्ताशय को निकाल दें तो क्या होगा? जब आप खरगोश के पित्ताशय को निकाल दोगे तो वसा का पाचन प्रभावित होगा। नेक्स्ट है, इंसुलिन का कार्य क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत कोशिकाओं में संचित करता है। जो दोस्तों आने वाला टॉपिक्स है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो समझ लीजिए न्यू हेडिंग इसकी क्या है। आगे चलते हैं।
तो देखिए अगली हेडिंग है इसी चैप्टर में, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी प्राणियों में भोजन की उपयोगिता। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राणियों में भोजन की उपयोगिता का क्या महत्व है, किस लिए आवश्यक है भोजन। तो हमारी फर्स्ट हेडिंग देखिए पड़ेगी, जो आप फर्स्ट हेडिंग है डाल सकते हो, वो डाल सकते हो आप ऊर्जा की पूर्ति। क्या डालोगे? ऊर्जा की पूर्ति। समझिए आप, देखिए प्राणियों में भोजन की उपयोगिता है, तो किस प्रकार से भोजन प्राणियों के लिए उपयोगी होता है ये आपको बताना है इसमें। तो पहली हेडिंग है ऊर्जा की पूर्ति। अब आप बताओ, आप भोजन का यूज करोगे, भोजन अपने लेते हैं तो उससे क्या मिलती है हमें? उससे एनर्जी मिलती है। एनर्जी का मतलब है ऊर्जा मिलती है। जब ऊर्जा मिलती है तभी हम किसी कार्यों को, जैविक कार्यों के लिए कर पाएंगे और शारीरिक क्रियाओं को भी कर पाएंगे। अन्यथा जब हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, जब हमें कोई ऊर्जा ही नहीं मिलेगी, तो हमारी बॉडी भी काम करना, वर्क करना छोड़ देगी। तो सीधे सीधे आप क्या लिख सकते हो? ऊर्जा की पूर्ति में आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि हमें जैविक कार्यों के लिए करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या लिखोगे? जैविक कार्यों को, जैविक क्रियाओं को करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और ये ऊर्जा किससे मिलती है? तो आपको बता दूं मैं एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए कार्बोहाइड्रेट, कौन? कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा है फैट। फैट का मतलब है वसा। देखिए कार्बोहाइड्रेट से आपको ऊर्जा मिलती है और फैट से ऊर्जा मिलती है। अगर हम इन दोनों के का कंपटीशन करें, इन दोनों का कंपैरिजन करें, ठीक है, कि किससे कम मिलती है किससे अधिक मिलती है, तो आपको बता दूं कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कम मिलती है। अगर कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4.3 किलो कैलोरी, 4.3 किलो कैलोरी कितने में? 1 ग्राम में। अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो मान लो 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगर हम 1 ग्राम फैट लेते हैं, 1 ग्राम कहीं ले लेते हैं फैट, तो एनर्जी हमें कितनी मिलती है? 9.4 किलो कैलोरी। यानी सीधे सीधे आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऊर्जा होती है वो कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलती है, वसा से मिलती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से एनर्जी, वसा से ऊर्जा हमें ज़्यादा मिलती है। तो ये पॉइंट समझाने का था। ऊर्जा की पूर्ति तो आप लिख दोगे कि मनुष्य को शरीर की जैविक क्रियाओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ये ऊर्जा हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा से मिलती है। ये आपको इस हेडिंग में लिखना है। आप समझते चलिए, नोट्स तो मुझे भेजना ही है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप नोट से उतार लेना। आप सिर्फ हेडिंग्स को समझते हुए चलना। नेक्स्ट हेडिंग्स की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है वो है, देखिए शरीर में टूट फूट की मरम्मत। क्या है? शरीर में टूट फूट की मरम्मत। तो फर्स्ट हेडिंग हमारी इसमें क्या हो गई थी? ऊर्जा की पूर्ति। तो ऊर्जा की पूर्ति में आपने आराम से समझ लिया। अब समझिए शरीर में टूट फूट की मरम्मत। तो आपको इसमें ये लिखना है कि शरीर में टूट फूट की मरम्मत करता कौन है। जैसे टूट फूट किसकी होती है बॉडी के अंदर? तो दोस्तों टूट फूट जो होती है बॉडी के अंदर वो होती है कोशिकाओं की। तो कोशिकाओं की जब टूट फूट होती है तो उसका मरम्मत करने का कार्य कौन करता है, ये बात आपको लिखनी है। तो आप इसमें क्या लिखोगे? आप इसमें लिखोगे बेटा प्रोटीन। क्या लिखोगे? प्रोटीन, खनिज, लवण को बोलते हैं साल्ट। खनिज आपका मिनरल्स है, प्रोटीन्स तो प्रोटीन सही। इसके बाद विटामिन। क्या? विटामिन ये 4 चीजें हैं बेटा। इसमें आप सीधे सीधे लिख देना कि हेडिंग से हमारी शरीर में टूट फूट की मरम्मत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि हमारी बॉडी में टूट फूट की मरम्मत प्रोटीन्स, खनिज, लवण तथा विटामिन आदि करते हैं। क्लियर? 2 हेडिंग्स हमने पढ़ ली। अब तीसरी हेडिंग समझिए आप। तीसरी हेडिंग है आपकी स्क्रीन पर, शरीर की वृद्धि। क्या है? शरीर की वृद्धि। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है पूरा? चलिए शरीर की वृद्धि में आप समझिए,
आपके शरीर की वृद्धि कब होगी? सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि अपने लोग हैं, अपनी पूरी बॉडी की, अपने पूरी शरीर की वृद्धि कब होगी? वृद्धि आपको पता है कब होगी? जब आप भोजन को कैसा लोगे, पोषक आहार भोजन लोगे तो शारीरिक वृद्धि होगी। जैसे ऐसा भोजन ले लोगे जिसमें ना तो प्रोटीन्स है, ना तो वसा है, ना विटामिन है, तो क्या बॉडी की आपकी वृद्धि हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है, शारीरिक वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है प्रोटीन। अगर आप प्रोटीन छोटे बच्चे को भरपूर मात्रा में दे रहे हो तो उसकी लंबाई जो है ना वो भागती हुई चली जाएगी, लंबाई बढ़ती हुई चली जाएगी। तो सीधे सीधे क्या लिखोगे आप शरीर की वृद्धि के लिए कि शारीरिक वृद्धि के लिए हमें क्या लेना है? प्रोटीन्स, विटामिन्स, और आप ले सकते हैं इसमें खनिज, लवण आदि। ये सभी क्या होता है कि शारीरिक वृद्धि के लिए लाभदायक होते हैं। शरीर की वृद्धि में आप सीधे सीधे लिख सकते हो प्रोटीन्स, क्या लिख सकते हो? प्रोटीन्स लिख सकते हो, खनिज लिख सकते हो, लवण लिख सकते हो आप, और विटामिन्स लिख सकते हो। ये सभी क्या करते हैं? बॉडी की लंबाई में सहायक है, शरीर की वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग की अगर हम बात करें तो चलते हैं अगली ओर। अगली हेडिंग्स हमारी हो जाएगी बेटा इसमें रोगों से रक्षा। क्या हो जाएगी? रोगों से रक्षा। अब रोगों से रक्षा कौन करेगा? देखिए, रोगों से रक्षा, आपकी बॉडी में बहुत प्रकार के रोग लग चुके हैं, तो आपकी बॉडी में रोगों से रक्षा कैसे होगी? देखिए, सबसे पहले आपको जो संतुलित आहार है वो स्वस्थ वर्धक लेना होगा। संतुलित आहार आपको कैसा लेना होगा? स्वस्थ वर्धक लेना होगा। और भोजन के अनेक अवयव हैं, भोजन के अनेक अवयव हैं, जैसे आप प्रोटीन्स, खनिज, लवण, विटामिन्स, ये सब अगर भरपूर मात्रा में ले रहे हो तो आपके अंदर, बॉडी के अंदर क्या है? इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ जाएगी, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। जब ये बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है रोगों से बचा जा सकता है, फिर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे देखिए, आप एक पॉइंट और समझिए, जैसे आप को बुखार आता है, फिर आप क्या कहते हो? डॉक्टर के यहाँ दवा लेने जाते हो, फिर डॉक्टर्स आपको क्या कहता है कि आपके अंदर बहुत वीकनेस है, कि आप बहुत कमजोरी महसूस कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या देगा? वो एक सिरप लिख देगा। किस चीज़ का वो सिरप होता है बेटा? वो इसी विटामिन का सिरप होता है, इसी विटामिन का सिरप होता है। अब विटामिन के अंदर सारे विटामिन होते हैं, वो किस लिए? कि अपनी बॉडी के अंदर जो इस विटामिन की कमी है उसकी पूर्ति हो जाए। पूर्ति इसलिए हो जाए क्योंकि हमें रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर कम हो गई है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा दे, इसलिए बेटा। तो आपको इसमें देखिए 4 हेडिंग्स ध्यान रखनी है। इन 4 हेडिंग्स की डिटेल हमने जानी। प्राणियों में भोजन की उपयोगिता, तो फर्स्ट हेडिंग थी ऊर्जा की पूर्ति, सेकेंड हेडिंग थी शरीर में टूट फूट की मरम्मत, और चौथी हेडिंग थी शरीर की वृद्धि, और 5वीं हेडिंग थी रोगों से रक्षा। तो देखिए आप समझ गए होंगे, अब मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ऊर्जा की पूर्ति के लिए मैंने आपको बता दिया कि भोजन, देखिए शारीरिक जैविक क्रियाओं के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट तथा वसा भोजन की ऊर्जा की पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट है शरीर में टूट फूट की मरम्मत। तो मैंने आपको बताया कि शरीर में टूट फूट की जो मरम्मत करने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो है प्रोटीन्स, खनिज, लवण, विटामिन आदि सभी ये पोषक तत्व हैं, सभी क्या करते हैं? ये टूट फूट की मरम्मत में सहायक है। अगली हेडिंग है शरीर की वृद्धि। तो शरीर की वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो प्रोटीन्स का है। प्रोटीन्स, खनिज, लवण, विटामिन सभी हमारी शारीरिक वृद्धि में सहायक है। नेक्स्ट हेडिंग है रोगों से रक्षा। तो रोगों से रक्षा के लिए आपको सबसे पहले स्वस्थ वर्धक भोजन का यूज करना होगा, और हरी सब्जियां लेनी होंगी, और आपको ताजे फल भी लेने होंगे। इसके साथ साथ आपको लेनी होगी प्रोटीन्स, खनिज, लवण, विटामिन। तो इससे क्या होगा? आप रोगों से बच सकते हो। समझ गए आप? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। A to Z आप इस टॉपिक को समझिए, जो आने वाला टॉपिक्स है। आने वाला जो टॉपिक्स है वो है विटामिन्स। विटामिन्स को हम पूरा डिटेल से A to Z समझेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे का, चाहे कंपटीशन हो चाहे इंटर लेवल पे हो, 1 या 2 नंबर का विटामिन से 100% आता है। तो आप इस टॉपिक को मिस ना करें।
चलिए अगला टॉपिक से हमारा वो है विटामिन। क्या है? विटामिन। देखिए ये टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसे आप डीपली समझिए, एक एक पॉइंट को समझिए, आप नोट करने के चक्कर में ना रहें। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन की। तो आप एक बात बताओ, देखिए बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, विटामिन कह लो चाहे विटामिन्स कह लो, बात एक ही है आपकी, चाहे विटामिन कह लो चाहे विटामिन्स कह लो। विटामिन्स का मतलब बहुत सारी, विटामिन का मतलब एक, तो विटामिन्स कर दे रहा हूँ। चलिए विटामिन्स, विटामिन्स। देखिए अगर हम ज़्यादातर बच्चों से पूछते हैं कि बेटा आप ये बताओ कि एनर्जी हमें किससे मिलती है, एनर्जी का मतलब हमें ऊर्जा किससे मिलती है, और ऊर्जा में मैं अगर फर्स्ट ऑप्शन रख दूं विटामिन्स, दूसरा ऑप्शन रख दूं कार्बोहाइड्रेट, और तीसरा ऑप्शन रख दें साल्ट, और चौथा ऑप्शन रख दें हम मिनरल। तो सबसे ज़्यादा बच्चे क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे बोलते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है, विटामिन से। दोस्तों बच्चों का कंफ्यूजन यही रहता है कि बच्चे बोलते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी, हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, विटामिन से, जबकि ये बिल्कुल रॉन्ग क्वेश्चन है, रॉन्ग आंसर है। क्योंकि विटामिन कभी हमें एनर्जी नहीं देता, विटामिन कभी हमें ऊर्जा नहीं देता। अगर विटामिन हमें ऊर्जा देता होता फिर बात ही क्या थी, फिर तो सिरप पी के ऊर्जा लेते। दोस्तों विटामिन कभी ऊर्जा नहीं देता, क्योंकि विटामिन तो बेटा रोग, एक प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। विभिन्न प्रकार के अगर आपकी बॉडी में रोग हो जाए तो उन्हें रोगों को कंट्रोल करने का काम करता है विटामिन। विटामिन कभी ऊर्जा नहीं देता, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, और आपका फैट यानी वसा आपका एनर्जी देता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि एक नंबर की बात है, आ सकती है। सबसे पहले ये हम जानेंगे कि विटामिन नाम किसने दिया। तो आप समझ लीजिए, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है खोजकर्ता। क्या होता है? खोजकर्ता। एक खोजकर्ता होता है तो दूसरा होता है नाम देने वाला, नाम देने वाला। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन नाम किसने दिया। तो सबसे पहले आप एक वैज्ञानिक का नाम लिखोगे जिसका नाम है लोनिन। क्या नाम है? लोनिन। विटामिन जो नाम दिया है वो दिया है लोनिन ने। अब इसके खोजकर्ता की बात करें तो खोजकर्ता है, वैज्ञानिक का नाम है फंक। क्या है? फंक। 1912 में। कब? 1912 में विटामिन को किसने खोजा? फंक ने। दोस्तों विटामिन हमारा टॉपिक है, विटामिन के खोजकर्ता है फंक। 1912 में फंक ने विटामिन को खोजा और विटामिन नाम दिया, वो दिया लोनिन ने। किसने? लोनिन ने। अब हम बात करेंगे विटामिन के प्रकार की। किसकी? यही मैं लिख दे रहा हूं, देखिए प्रकार। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि आप ये बताइए विटामिन होता कितने प्रकार का है, विटामिन कितने प्रकार का होता है, तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, आपको यही समझ में, यही दिमाग में फांसना है कि विटामिन घुलनशीलता के आधार पर कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। देखिए आपको कितने प्रकार की विटामिन ध्यान रखनी है बेटा? 2 प्रकार की ध्यान रखनी है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार की। फर्स्ट हो जाएगी आपकी जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, और दूसरी आपकी सेकंड नंबर की हो जाएगी वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। तो सबसे पहले समझिए, सबसे पहले हमारा टॉपिक था विटामिन। विटामिन के खोज करता है फंक। फंक ने खोजा 1912 में, नाम दिया लोनिन ने। अब विटामिन के प्रकार की बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट है हमारा जल में घुलनशील और सेकंड है हमारा वसा में घुलनशील। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जल में घुलनशील कौन सा है। देखिए बी और सी, जो आपका विटामिन है वो बी और सी काय में है, जल में घुलनशील। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा एक शब्द के, ई, डी और ए। मैं इसे इधर से भी लिख सकता था, मैं इसे ए, डी, ई, के भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इसे कुछ मतलब से लिखा है। क्या लिखा है? के, ई, डी, ए। अब इस प्रकार से अगर मैं पूरे को जोड़ दूं,
इसे पूरे को जोड़ के पढ़ूं तो सीधे सीधे मैं क्या पढ़ सकता हूं, मैं इसे बेटा कीड़ा पढ़ सकता हूं। क्या पढ़ सकता हूं? कीड़ा। अब आपको ध्यान हमेशा हमेशा रहेगा कि जो कीड़ा है, कीड़ा किसमें है? वसा में घुलनशील। क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि वसा में घुलनशील कौन सी विटामिन है, या वसा में घुलनशील विटामिन से 4 ऑप्शन दे देगा, एक ये होगा और बकाया इसमें से होंगे, तो आपको छांटना पड़ेगा। अब आपको पता चल गया कि वसा में घुलनशील कौन है? कीड़ा। अब किस प्रकार से वो आप डायग्राम के माध्यम से समझिए। चलिए डायग्राम के माध्यम से समझिए। देखिए ये दो गिलास है, एक ये गिलास है और एक ये गिलास है। इसमें देखिए जल भरा है, इसमें क्या भरा है? जल। और इसमें भरा है आपका वसा। इस गिलास के अंदर क्या है? वसा। अब आपको ये ध्यान रखना है वसा में घुलनशील क्या है? कीड़ा। अब आप ये पानी है ना, जल, इसके अंदर आप गिलास के अंदर क्या डाल दो? कीड़ा डाल दो। क्या? कीड़ा। किसमें? गिलास के अंदर। अब आप देखोगे कि कीड़ा जैसे ही इस जल की सतह पे पहुंचेगा, कीड़ा कभी भी जल में मरेगा नहीं। जैसे ही इस जल की सतह पे पहुंचेगा तो दोस्तों इस जल की सतह से क्या है, ये गिलास का किनारा ले लेगा और बाहर की तरफ कीड़ा निकल आएगा। तो इससे क्या साबित हुआ कि कीड़ा हमारा जल में घुलनशील नहीं है, जल से क्या आ गया? बाहर आ गया। तो बिल्कुल सही बात है, जल में घुलनशील कौन है? BC। अगर B और C अगर जल में डालोगे तो वो घुल जाएगा, क्योंकि BC कॉम्प्लेक्स, आपने नाम सुना होगा सिरप का, BC कॉम्प्लेक्स, और BC कॉम्प्लेक्स जो जल में डालते हैं वो घुल जाता है। अब आप क्या करोगे बेटा? अब आप डालोगे कीड़ा के लिए किसमें? वसा में। ठीक है। और जैसे ही दोस्तों आप वसा में डालोगे कीड़ा के लिए, ये बस नहीं वसा, जैसे ही आप वसा में डालोगे कीड़ा के लिए, इस कीड़ा के लिए, तो वसा में दोस्तों कीड़ा कभी बाहर नहीं निकलेगा और कीड़ा यहाँ पे क्या है? मर जाएगा। तो इस प्रकार सीधे सीधे आप कह सकते हो कि कीड़ा गाय में है, वसा में घुलनशील है, जबकि जल में अघुलनशील है। तो इस प्रकार से ये मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। अब दोस्तों इसमें हमें 3 चीजें ध्यान रखनी है। पहला तो आपको रखना है विटामिन। क्या ध्यान रखना है? विटामिन। दूसरा आपको ध्यान रखना है इसमें रोग, और तीसरा ध्यान रखना है केमिकल नेम, यानी रासायनिक नाम। रासायनिक नाम। दोस्तों यहां से आपका जबरदस्त क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा 1 नंबर का। तो आप इस चीज को आराम से समझिए, बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करिए, अपना मन कहीं अंत मत भटकाइए। तो सबसे पहले हम विटामिन लिखते हैं। देखिए विटामिन आपको सीरियल से लिख देना है, A B C D E और K। क्या लिखोगे? K। अब सबसे पहले हम रोग की बात करते हैं। किसकी? रोग की। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको बताना होगा कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है बेटा? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। और रतौंधी आपको पता है कि आंखों की बीमारी है। नेक्स्ट है विटामिन बी की कमी से क्या पूछेगा, तो विटामिन बी की कमी से होता है बेटा बेरी बेरी, आपको लिखना पड़ेगा। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से पूछे तो आपको लिखना होगा स्कर्वी। क्या लिखना होगा? स्कर्वी। स्कर्वी जो रोग है वो मसूड़ों में लगता है, मसूड़ों से संबंधित है, दांतों से। विटामिन डी की बात करें, अगर डी का पूछे कि विटामिन डी की कमी से रोग बताइए, तो आपका हो जाएगा रिकेट्स। क्लियर? अगर आप विटामिन ए की कमी से पूछे तो आप लिख देना जनन क्षमता में कमी लिख सकते हो आप। जनन क्षमता में कमी का मतलब, दूसरा शब्द अगर मैं यहाँ यूज करूं तो दूसरा शब्द हो जाएगा नपुंसकता। क्या हो जाएगा? नपुंसकता। ये दूसरा शब्द है। अगर आपसे ये पूछेगा कि आप ये बताइए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो जनन क्षमता में कमी, या आप कह सकते हो इसे नपुंसकता। अब विटामिन के की कमी से अगर पूछे कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सीधे सीधे आप लिखोगे रक्त का थक्का न जमना। क्या लिखोगे आप? रक्त का थक्का
ना जमना। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट विटामिन हैं वो हमारी के वाली है, सही है। के और ए, ये दोनों दोस्तों इम्पोर्टेंट वाली हैं। अब देखिए एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। अगर क्वेश्चन पूछता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, ई की कमी से जनन क्षमता में कमी और के की कमी से है रक्त का थक्का ना जमना। तो दोस्तों लगभग ये तो आपको याद हो ही जाता है और जनरली एक दो बार आप वीडियो देखोगे तो आराम से याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं केमिकल नेम की, रासायनिक नेम की। तो सबसे पहले समझिए रासायनिक नामों को। देखो मैं ट्रिक के माध्यम से भी समझाऊंगा और वैसे भी मैं याद करवाने की आपको कोशिश करूंगा। तो आप वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा वीडियो को देखिए और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए चलते हैं रासायनिक नाम की तरफ। चलिए रासायनिक नाम की बात करते हैं। देखिए विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा बेटा रेटिनॉल। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। विटामिन बी, तो बी का जो रासायनिक नाम है वो आपका हो जाएगा बी का हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। बी का क्या हो जाएगा? नहीं, बी का हो जाएगा थायमीन। थायमीन। इसके बाद सी का हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, आप डरिए मत, मैं पूरा याद करवाऊंगा। सी का हो जाएगा कैल्सीफिरॉल। कैल्सीफिरॉल। ई का हो जाएगा आपका टोकोफिरॉल। टोकोफिरॉल। और के का हो जाएगा आपका नेप्थोक्विनोन। नेप्थोक्विनोन। ओ आर ऑल लिख दे रहा हूँ, किसी किसी बुक में आपको फ्लोक्विनोन भी मिल जाएगा। फ्लोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन या फ्लोक्विनोन, ये दोनों भी आपको मिल सकते हैं। लुसेंट में तो आपको नेप्थोक्विनोन देखने को मिलेगा और कई किसी बुक में आपको फ्लोक्विनोन भी देखने को मिल सकता है। तो आप समझिए। देखिए विटामिन ए मैं आपको इन्हीं पे याद करवाऊंगा ट्रिक के माध्यम से। पहले आप एक ट्रिक समझ में आएगी, एक ट्रिक समझ में ना आई तो मैं दूसरी ट्रिक समझाऊंगा, लेकिन ये सारे इसी वीडियो में मैं आपको याद करा दूंगा, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आप समझिए। देखिए आपने देखा, आपको एक शब्द जरूर याद होगा, आप हवा जानते हो, हवा। और हवा को बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एयर। क्या बोलते हैं हवा को? एयर। आपको हाँ ये बात याद है, आपको याद है एयर की स्पेलिंग होती है AIR, एयर। हाँ तो एयर तो आपको याद था। जब समझ लो एयर आपको याद था तो विटामिन ए का रासायनिक नाम भी आपको याद था। अब कैसे याद है वो समझिए। देखिए मैं इसमें से आई हटा दे रहा हूँ। क्या हटा दे रहा हूँ? आई। अब रह गया आपका AR। तो विटामिन ए से विटामिन ए और आर से क्या पढ़ोगे आप? रेटिनाल। आर से क्या हो गया? रेटिनाल। यानी विटामिन ए और आर से क्या हुआ? रेटिनाल। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या हो जाएगा? रेटिनाल। तो आपको याद हो गया जनरली। अब बात करते हैं सेकेंड। सेकेंड है हमारा विटामिन बी और लिखा है इधर टी, यहाँ से ले लिया हमने टी। अब आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, कंपटीशन करने वाले स्टूडेंट हो, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि बीटी क्या होती है? फसल होती है। जैसे बीटी बैगन होता है, बीटी आलू होता है, बीटी कपास होती है, ठीक है। इस प्रकार से बीटी क्या है? फसल है। तो बीटी तो आपको पहले से याद था। जब बीटी पहले से याद था तो इसका रासायनिक नाम भी पहले से याद था। कैसे याद था समझिए। देखिए बी से हो जाएगा विटामिन बी। विटामिन बी का केमिकल नेम क्या हो जाएगा? टी से क्या हो जाएगा? थायमीन। टी से क्या हो गया? थायमीन। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखिए अगली विटामिन आती है। आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो बच्चा कॉमर्स से लेता है और इंटर में कॉमर्स रहती है, उसके बाद कॉमर्स के बाद वो क्या करता है कि बैंक में मैनेजर बनना चाहता है। क्या? बैंक में मैनेजर बनना चाहता है तो वो किसका कोर्स करता है? सीए करता है। क्या करता है? सीए। अब यहाँ पे क्या है? देखिए सी और ए। तो फिर आगे क्या करता है बेटा? सीए। अब आपको ध्यान रखना है विटामिन सी और ए का मतलब एस्कॉर्बिक एसिड। तो सीए, सी का मतलब है विटामिन सी और ए का मतलब क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड।
तो दोस्तों Ca भी आपको याद हो गया, उसका केमिकल नेम भी आपको याद हो गया। इसके बाद देखिए आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अपने घरों में लाइट जलती है, लाइट बत्ती जिसे बोलते हो, बत्ती लाइट जिससे बल्ब जलता है। आपने देखा कि इस लाइन में क्या होता है, एक तो डीसी करंट और एसी करंट, दो प्रकार के करंट आपको पता है, किस प्रकार के, डीसी और एसी। तो दोस्तों हम बात करेंगे डीसी की, तो डीसी भी है तो आपको पता है, देखिए क्या है, डीसी करंट आपको ऑलरेडी याद था। तो डी का मतलब है विटामिन डी और सी का मतलब क्या हो जाएगा, कैल्सीफिराल, सी का मतलब क्या हो जाएगा, कैल्सीफिराल। तो दोस्तों ये भी याद हो गया आपको। अब बात करते हैं हम ई की, विटामिन ई की। देखिए ई का मतलब ई लिख लो आप, इधर से ले लो टी, इधर से ले लो टी। अब आपने देखा कि बॉक्सर की जो गाड़ी होती है ना, उसकी जो सीट होती है वो बेटा उस पर लिखा होता है एटी, लेकिन आपको ध्यान रखना है ईटी। वहां से आपको क्या ध्यान रखना है, ईटी। ईटी का मतलब क्या हो जाएगा, विटामिन ई, और टी फार का हो जाएगा टोकोफिराल, यानी विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो क्या हो जाएगा, टोकोफिराल। अब बात करते हैं हम विटामिन के की। देखिए विटामिन के, और यहाँ से लेते हैं एन, क्या लेते हैं, एन। अब बेटा आप 2-3 बार बोलोगे, 2-3 बार इस शब्द को बोलोगे, क्या बोलोगे, के एन, के एन, के एन, के एन, के एन। के एन का मतलब क्या निकल रहा है, साउंड कैन का। बार बार आप क्या कह रहे हो, कैन 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 कैन। कैन क्यों कह रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके यहाँ कृषि होती है, खेती होती है, इंजन चलता है, इंजन में डीजल समाप्त हो जाता है, तो आप वो डीजल किस में लेके जाते हो, कैन में। तो कैन भी तो आपको याद है, तो जाहिर सी बात है विटामिन से आपको याद है। देखिए कैन, के से मतलब है विटामिन के, और एन से मतलब क्या है, नेप्तो क्यों ना हो। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, सारे हमने पढ़ लिए बिल्कुल ट्रिक से, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये भी फंडा आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक सिंपल सी ट्रिक दूंगा आपको, उससे आप समझिए दोस्तों। लेकिन देखना वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक, तो समझिए नेक्स्ट ट्रिक। चलिए बेटा अगली ट्रिक समझ लीजिए। देखिए मैंने ट्रिक्स लिख दी आपको, ट्रिक मैंने लिख दी TRICK, ट्रिक होता है, एक मिनट, TRICK ट्रिक। देखिए ट्रिक की मैंने क्या लिख दी बेटा, आपको समझ में आ रहा होगा कि रथ पर एक ट्रॉफी, रथ पर एक ट्रॉफी, रथ पर एक ट्रॉफी। दोस्तों अगर आपको बेटा ये लाइन याद होगी ना कि रथ पर एक ट्रॉफी, तो समझो सारी विटामिन के केमिकल नेम आपको याद हो गए। और हाँ, रथ पर एक ट्रॉफी ये लाइन तो आपको याद हो गई, तो आपको मौज आ गई। दोस्तों रथ पर एक ट्रॉफी आपको याद होगी तो सारी विटामिन के केमिकल नेम से आपको याद हो गए। अब बोलोगे कैसे, तो समझिए आप। देखिए आपको क्या करना है बेटा, ये तो आपको विटामिन सीरियल से याद करनी है, इसका कॉम्बिनेशन ना बिगड़े तो आपकी ट्रिक कामयाब है। अगर आपने कहीं कर दिया विटामिन सी पहले कर लिया, विटामिन ए बाद में कर लिया, या विटामिन डी ऊपर कर दिया, विटामिन ई ऊपर कर दिया, विटामिन बी नीचे कर दिया, तो आपका नहीं बनेगा। आपको सीरियल से लिखना है, विटामिन ए बी सी डी ई और के। जब आप सीरियल से लिख लोगे तो आपके लिए ये ट्रिक काम करेगी। अब समझिए, देखिए विटामिन ए है, विटामिन ए, और रा से क्या हो जाएगा बेटा, रा से हो गया रेटिनाल, रा से क्या हो गया, रेटिनाल। यानी जो विटामिन ए है, विटामिन ए का क्या हो जाएगा, केमिकल नेम रेटिनॉल। अब सीरियल से विटामिन बी, और तो था से क्या हो जाएगा, ये देखिए था से क्या हो गया, थाइमीन। तो जाहिर सी बात है आपको याद हो गया, दो विटामिन आपको याद होगी। रा से हमने पढ़ लिया रेटिनॉल, था से पढ़ लिया थाइमीन। अब हमारा पर है जो ये पर, ये बेटा आपका साइलेंट रहेगा, इसका यूज नहीं करेंगे हम। अब किसका करेंगे, विटामिन सी की बात आ गई तो हम करेंगे ए का। ए का मतलब क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ए से क्या हो गया हमारा, एस्कॉर्बिक एसिड। समझिए ए से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन सी का इस प्रकार से केमिकल नेम क्या हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट विटामिन डी। अब विटामिन डी की बात करें तो का से हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यह देखिए कैल्सीफिराल, कैल्सीफिराल। का से हो गया हमारा कैल्सीफिराल, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नेक्स्ट है ई, तो यहाँ है आपका टा, ये देखिए टा, तो टा से क्या हो गया, टोकोफिराल, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट है आपका फा, यहाँ पे है के। विटामिन के की बात करें तो मैंने आपको कहा था कि किसी बुक में आपको फ्लोक्विनोन भी देखने को मिलेगा, तो ऐप से आपको क्या रखना है यार, ऐप से यहाँ फ्लोक्विनोन। तो दोस्तों ये थी विटामिन। अब हम अगली वीडियो में नहीं, आगे चलते हैं। आगे हम सीखेंगे विटामिन बी के पार्ट, विटामिन बी के भी पार्ट्स हैं, इसको हम डिटेल से समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक आप देखना ना भूलें। चलिए
नेक्स्ट दोस्तों हमारे बी के पार्ट है। देखिए B1 हमारा उसमें हो गया था, अब B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B12। दोस्तों इनके हम क्या जानेंगे बेटा, आप केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम। इसके विटामिन 2, विटामिन 3, विटामिन 5, विटामिन 6, विटामिन 7, विटामिन 9, विटामिन 12। तो आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है। ट्रिक आप ध्यान रखोगे, रूप ने पर्व से FC कहा। क्या रूप ने पर्व से क्या कहा, FC कहा। अब रा से आपको क्या ध्यान रखना है, राइबोफ्लेविन। जब भी आपसे पूछे विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 की बात करें तो पासे हो जाएगा आपको पासे ध्यान रखना है पेंटोथेनिक एसिड। क्या ध्यान रखना है, पेंटोथेनिक एसिड को हिंदी बोलती है अम्ल, तो पेंटोथेनिक अम्ल। इसी प्रकार से B5 का रासायनिक नाम पूछे तो ना से आपको ध्यान रखना है न्यूसिन। क्या ध्यान रखना है, न्यूसिन और निकोटिनामाइड। दोस्तों दोनों की बात एक ही है, निकोटिनामाइड नहीं होता, निकोटिनिक एसिड होता है। एक मिनट, निकोटिनिक एसिड। क्या लिखोगे, निकोटिनिक एसिड। निको में स्पेलिंग मिस्टेक है, निको कर लेना, निकोटिनिक एसिड। चाहे तो आप न्यूसिन बोल सकते हो, चाहे आप बोल सकते हो निकोटिनिक एसिड। दोनों की बात एक ही है, केमिकल्स नेम है ये दोनों। देखिए B2, तो B2 का रासायनिक नाम हो गया हमारा, रा से हो गया राइबोफ्लेविन। B3 का पा से हो गया पेंटोथेनिक एसिड। B5 का ना से हो गया हमारा न्यूसिन या निकोटिनिक एसिड। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, आगे समझिए आप। अगर हम B6 की बात करें, अब यहाँ पे है पा, तो पा से क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है पायरिडॉक्सिन। क्या हो जाएगा, विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन। और एक बात आपको ध्यान रखना है, देखिए B5 की कमी से अगर रोग पूछे तो B5 की कमी से आप बताना है पेलेरगा। क्या होता है आपका, पेलार्गा, ये रोग होता है बेटा पेलार्गा, विटामिन B5 की कमी से। तो विटामिन B6 का क्या हुआ पा से क्या हुआ, पायरिडॉक्सिन। अगर हम अब B7 की बात करें कि B7 का केमिकल नेम क्या है, तो देखिए बा से आपको ध्यान रखना है बायोटिन। क्या ध्यान रखना है, बायोटिन। ये हो जाएगा आपका बायोटिन, ये हो जाएगा आपका पायरिडॉक्सिन एसिड होता है। नेक्स्ट है B9। अब से आपका रहेगा साइलेंट, इससे कोई मतलब नहीं है। एफ से हो जाएगा आपका B9, तो B9 एफ से क्या हो जाएगा, फोलिक एसिड। क्या हो जाएगा बेटा, एफ से फोलिक एसिड। एसिड का मतलब है अम्ल, फोलिक अम्ल हो जाएगा। अब B12, तो से आप एफ से ध्यान रखना, नहीं एफ तो हो गया, एफ से हो गया फोलिक एसिड। सी से ध्यान रखना है। अब सी से ध्यान रखोगे तो आपका हो जाएगा साइनो कोबाल एमीन। क्या हो जाएगा, साइनो कोबाल एमीन। तो दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से आपने सारे विटामिन के केमिकल नेम याद कर लिए। एक बार रिवाइज करता हूं, फिर आप समझिए। देखिए हमारी ट्रिक है, रूप ने पर्व से FC कहा आपका, फिर ये साइलेंट रहेगा, इसका कहीं भी यूज नहीं होना है। क्या कह रहा है वो, रूप ने पर्व से क्या कहा, FC कहा। अब विटामिन 2 की बात कर रहा है, B2, तो B2 का जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा, रा से हो जाएगा राइबोफ्लेविन। विटामिन B3, तो पा से हो जाएगा पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 ना से हो जाएगा आपका, ने से हो जाएगा न्यूसिन,
OR और बोल सकते हो आप निकोटिनिक एसिड, इससे होता है पेलेर का रोग होता है। अब विटामिन B6, तो B6 से आपका क्या हो जाएगा, पास से देखिए हो जाएगा यहाँ पायरिडोक्सिन। फिर विटामिन B7 बा से हो जाएगा आपका बायोटिन। विटामिन B9 से आपका साइलेंट रहेगा, B9F से क्या हो जाएगा फोलिक एसिड। और विटामिन B12, तो B12 C से क्या हो जाएगा साइनोकोबालएमाइन। तो दोस्तों ये सारा विटामिन का पूरा सार था। अब देखिए क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, आप ये बताइए कि विटामिन ए का महत्व क्या है। तो विटामिन ए का क्या महत्व हो सकता है। विटामिन ए आपको बताना है कि आंखों के लिए सबसे लाभदायक होता है और हरी सब्जियां, गाजर आदि इसके स्रोत हैं। अगर वो पूछता है कि विटामिन डी का क्या कार्य है या डी विटामिन डी क्यों महत्वपूर्ण है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम फास्फोरस होता है जो हड्डियों और अस्थियों के लिए लाभदायक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कॉमन सेंस लगा के भी इसे कर सकते हैं। पूरी विटामिन का टॉपिक मैंने आपको समाप्त कर दिया। इसी टॉपिक के साथ दोस्तों जो चैप्टर हमारा 10 है खरगोश का पाचन, ये चैप्टर हमारा आज फिनिश होता है। इसके बाद चैप्टर 10 की कोई भी वीडियो अपलोड नहीं होगी। अब न्यू जो वीडियो आएगी वो चैप्टर 11 की होगी, 11 चैप्टर की होगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों एडमिशन ओपन है, एडमिशन आप कोचिंग के लिए ले सकते हैं। मेरा नंबर है 8650415957। दोस्तों डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।